धीरे धीरे गल गया लोहा, तेवर का तलवार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। नमस्कार, मैं राणा यशवंत, ये जो जिंदगी है मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह कविता जो मैंने अभी पढ़ी वो नीलोत्पल मृणाल की है। उनकी गिनती हिंदी के वैसे साहित्यकारों में होती है जो आज की तारीख में सबसे प्रतिभाशाली और चर्चित हैं। उपन्यासकार कवि नीलोत्पल मृणाल जवानी को, जिंदगी को, जंगल को, जमीन को नए नजरिए से देखते हैं। वे ललकारते हैं, चुनौती देते हैं और अपनी पहचान दूर से ही देते हैं। नीलोत्पल मृणाल के साथ हमने ये जो जिंदगी है का पहला एपिसोड किया, लेकिन जीवन में इतनी विचित्रताएं हैं, विविधताएं हैं कि ये तय करना पड़ा कि यह बातचीत सिर्फ एक एपिसोड में पूरा तो नहीं होगी, दूसरा एपिसोड भी नीलोत्पल के साथ ही करेंगे। नीलोत्पल की जिंदगी में बहुत कुछ अभी बाकी है जो बेहतरीन है, उसको भी जाना जाना चाहिए। इसलिए ये जो जिंदगी है का दूसरा एपिसोड नीलोत्पल मृणाल के साथ। नीलोत्पल का जो गमछा है, ये बेसिकली यूएसपी है। जब नीलोत्पल को देखो तो गमछे के बगैर तो दिख ही नहीं सकते हैं। तो गमछा वाला पूछे, बाकी कवि थे, हाँ वो गमछे वाला था, तो हाँ बस वही नीलोत्पल। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ। ये इरफान के साथ आप हैं, और उसके बाद ये बहुत कुछ आपके गमछे पर लिखा भी गया। उसका जहाँ जहाँ भी देखा गया नीलोत्पल को गमछे के साथ, बस इरफान के साथ आप गमछे में नहीं। इरफान सर जेएनयू में आए हुए थे। मुझे जेएनयू से फ़ोन आया कि आपको मंच पे रहना है। मैं जेएनयू में अक्सर प्रोग्राम्स करता था, जाता था। मेरा जुड़ाव 7-8 साल लगातार वहाँ रहा, सब कुछ रहा। तो वहाँ से फ़ोन आया तो मैं गया, तो इरफान सर थे और मैं ही होस्ट कर रहा था। मैं वहाँ पे माइक है जो मेरे हाथ में, तो मैंने इरफान सर को देखा ये गमछा डाले। ये गर्मी का समय था और उन्होंने इस तरह के गमछा डाला था। ये गमछा और इनका ये पूरा जो गेटअप था ना, मुझे इतना जादुई, इतना आकर्षक लगा। मुझे लगा यार आदमी मतलब यार गमछा इतना आकर्षक लग सकता है ना। तो मुझे ना पूरा वो फ्लैशबैक में चलने लगा। जो हम गांव में गमछा लगाते थे, हम यहाँ शहर में कितना हेजिटेशन होता है कि इस तरह से दिखेंगे धोती में, गमछा में, तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे। तो मेरा पहला मौका था जब मैं कमरे पर आया और मैंने गमछा डाल के अपने दोस्त वही जय गोविंद सिंह को कहा कैसा लगा था नहीं हो। तो उन्होंने कहा बाबा कहीं बढ़िया गमछा है बोला। हाँ। ये और फोटो भी ये जय गोविंद सिंह ने खींचा था, अपने कैमरा ले गया था कि भाई इरफान खान के साथ तो और फोटो आ जाई, गर्दा मचाई हमनी के फेसबुक पर। हमनी के इस बार 100 लाइक हम लोग के पुर जाई। तो 100 लाइक हो जाना बड़ा मुकाम होता था। हाँ। तो वो दौर था। और ये घटना क्या हुई कि एक बार मैं इसी तरह से सीपी में यही गमछा गला से निकला, अपने माथा में बांधने लगा। फिर सिलेक्शन नहीं होता, दर्द रहता था, तो मैं माथा में बांधने लगा। तो एक रेस्टोरेंट है, नाम भी लिखा हुआ है, मैं बोलूं क्या? हाँ, एक घटना है आपके नाम की कि एक रेस्टोरेंट में आप गमछा लेकर गए तो उसने घुसने से मना कर दिया। तो उसने मुझे कहा कि आप ये उतार लो, उसके बाद जाना अंदर। तो मैंने कहा कि यार मैं इसको उतार लूं। तो मैंने उससे यही कहा, देखो मैं गया अंदर, लड़ झगड़ के जो होता है, कुर्ता उर्ता समेटे, ठेला ठेली, हल्ला गुल्ला, हे हु, है ना, समझते नहीं हो, तुम नहीं जानते हो, अभी तुरंत आंदोलन करके आए हैं, ये सब जो अपना होता है, जो एक छात्र का है ना, उठा लेंगे, अभी बताते हैं, आधा घंटा समय दो, तो रात हो गया, विद्यार्थी पढ़ने लगा होगा, नहीं तो तुमको बताते। ये सब करके हम घुसे अंदर, खाए। लेकिन फिर जब हम बाहर आने लगे तो हम इसके रेस्टोरेंट में खड़ा हुए, टेबल पर चढ़ के, और फिर बोलने लगे कि भाई देखिए, अगर आप में से जो स्टाफ हैं होटल के, आप में से किसी के पिताजी अगर मान लीजिए किडनी का ऑपरेशन कराने या डायबिटीज का इलाज कराने या हार्ट का इलाज कराने एम्स आएंगे, सफदरजंग आएंगे, और उनका इच्छा हो गया कि बेटा तुम कहाँ कमाते, कहाँ खाते, कहाँ काम करते, चलो जरा देखें, तो इस रेस्टोरेंट में आने से पहले धोती खुलवा के पतलून पहनवाओगे, गमछा हटा के हैक दोगे, उसके बाद लाओगे इस रेस्टोरेंट में कि हम यहीं बाबूजी यहीं हम जॉब करते हैं। ये आदमी किस योग्यता से हमको बाहर कर रहा है? निर्योग्यता से। इस रेस्टोरेंट में आने की योग्यता इतनी है कि पॉकेट में पैसा होना चाहिए और आप कोई बदमाशी ना करें, कुछ अश्लील हरकत ना करें, बाकी कोई भी आ सकता है। तो मैंने कहा रेस्टोरेंट के मैनेजर से, मैनेजर ने कहा सॉरी अब हो गया, चलिए अब हंगामा ना कीजिए, बात खत्म कीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं अगर कोई विशेष सेलिब्रिटी होता, कोई खास आदमी होता, तो तुम्हारा सॉरी काम कर जाता, क्योंकि मेरा ईगो सेटिस्फाइड हो जाता। मैं हूं मामूली आदमी, तुमने कंधा गलत चुन लिया, मामूली आदमी हूं, मेरे जैसा हजारों मामूली आदमी रोज आएगा रेस्टोरेंट,
कितना सॉरी बोलोगे और कितना लड़ेगा इतना। आज मैं ये बीमारी तुम्हारा खत्म करके जाऊंगा। अभी मैं तुमको होम्योपैथ दे के जा रहा हूँ, सुबह तक में तुम्हारा अंग्रेजी दवा होगा। उसके बाद मैं रात को आया और रात को वही सोशल मीडिया, ताकत तो है ही इस जमाने में। ये 18-19 की घटना है। तब तक सोशल मीडिया एक वो बन चुका था, हम लोग भी थोड़ा बहुत लोग जानने लगे थे। मैंने सोशल मीडिया पे जाना, रात को ही मीडिया आई गांधी विहार, और वहां से और फिर ये अखबार की मुख्य पृष्ठ पर ये न्यूज बना कि गमछा पहने बिहारी को रोका, बना बिहारी अस्मिता का सवाल, और विरोध में उतरे 1.5 लाख लोग। ये 1.5 लाख लोग ट्विटर और पर ट्वीट वाला था, ट्रेंड हुआ था। हाँ, मैं ट्विटर पर नहीं तो फिर था। उस रेस्टोरेंट ने गमछे वालों की और दरवाजा फिर उस खोल दिया। रेस्टोरेंट ने अंत में हार मान के कुमार भैया का देखे, कुमार भी तो पूरे मोर्चा खोल लिए, तो कहें कि कनाट प्लेस को एकदम जाम करो, ये अंग्रेजी मानसिकता का जगह और बाकी चीजें। उसके बाद इस रेस्टोरेंट वाले ने अपने ड्रेस कोड में गमछा को शामिल किया, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और गमछा पहन के फिर सर्व किया। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ जिसकी बहुत अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, और वो जो कुछ कह रही हैं पहले आप सुनिए, फिर उनके बारे में आप बताइए। क्योंकि वो इतना प्यारा बच्चा था, इतना सज्जन, शांत, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना, चुपचाप सिर झुका के कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना। तो मुझे लगा कि नहीं, बेटे को कुछ सिखाना चाहिए भाई। तो इसलिए होता है ना कि भाई उसको सब तौर तरीका, जो गांव से आया था तो थोड़ा तो बताना जरूरी था, और वो तो मेरा फर्ज था बताना। तो ऐसा कुछ मैंने नया कुछ नहीं किया, वैसा कुछ। बट हाँ, वो चूंकि मेरी बहुत इज्जत करता था, बहुत मुझे प्यार करता था, तो इसलिए जो कुछ भी मैं बताती थी वो करता था। हर काम मैंने सिखाया उसको। कपड़ा आयरन करना, तुम कपड़ा खुद से आयरन किया करो, तुम अपना काम खुद से किया करो, खाना खाते हो कुर्सी ठीक करो, चम्मच यहाँ रखो, कांटा ऐसे पकड़ो। तो ये रोज की दिनचर्या थी, कुछ ऐसा अलग से मैंने नहीं सिखाया। और मेरे भी बच्चे जब बड़े, उनको भी सिखाया। वो एक हर माँ की ड्यूटी होती है अपने बच्चे को हर कुछ सिखाना, तो उसमें कुछ ऐसा नया नहीं था। बट ये था कि उसमें प्रतिभा बहुत थी, वो काफी अंदर से तेज था, मतलब। और उसमें एक होता है शब्द हिंदी का, शायद आपने सुना होगा, प्रत्युत्पन्न मतित्व। इसको इंग्लिश में प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं। वो इसमें बहुत ही ज्यादा था, कूट कूट के भरा हुआ था, कूट कूट के जो कहते हैं। मेरी चाची हैं ये, और चाची, आज के युग में चाची चाचा कहना, मतलब मैं देखता हूँ जो पारिवारिक माहौल है कि बड़ा ये शब्द जो है ना, ये अपनी सघनता खो चुका है कि चाची तो चाची बस। लेकिन मेरे लिए, मैं भाग्यशाली उस मामले में, चाची मतलब फिर चाची माँ, चाचा मतलब फिर पिता। तो मेरी चाची है, और मैं गांव से रानी सोनावती उच्च विद्यालय नोनीहाट से पढ़ के मैट्रिक करके गया रांची पढ़ने, सेंट जेवियर्स कॉलेज। तो मैं अपने चाचा चाची के साथ ही रहा, कोई हॉस्टल में नहीं रहा, है ना। और तो मैं चाउमीन मैंने पहली बार देखा था, मैं खाता ही नहीं था। हम लोग मुढ़ी गुनी खाते थे, चूड़ा भून के खाते थे, लिट्टी के प्रेमी थे। तो चाउमीन खाना, पनीर चिली ड्राई होता है, सेमी ग्रेवी होता है, और पूरा एक ग्रेवी होता है। ये भी हम 3 कैटेगरी जाने, मंचूरियन, ये सब क्या। तो खाना खाने का जो मुझे, आज मैं बहुत फूडी आदमी हूँ, तो क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, पहली बार सही बता रही है कि इन्होंने मुझे कहा, ज़बरदस्ती जीन्स खरीदाया था चाचा जी ने जाके, रांची में एक दुकान है बिग शॉप, वहाँ जाके। पीटर इंग्लैंड उस वक्त बड़ा ब्रांड हुआ करता था, उसके ली, जो आज भी बड़ा ब्रांड है, उसके जीन्स है ना, टी शर्ट ली के, ये सब पेपे के जीन्स, ये सब बनाया। और ये केवल पहनाने की बात नहीं है, पूरी तरह से जो ग्रूमिंग होता है, जो एक आप जिसको आप तैयार करते हैं कि अब ये जाए घूमे बाहर, है ना। मुझे घूमना पसंद नहीं था, मैं कहीं पार्टी में ले जाए तो कहीं नहीं, चला तू। चाचा जी मुझे अक्सर शाम को ले आते थे, भाई कि जिम खाना क्लब में चलो, वहाँ पार्टी खाना, बूफे खाना, ये सब। तो एक तरह से जो ग्रूमिंग है, जो एक बाप एक माँ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, वो मुझे चाची से मिला और चाचा जी से मिला। तो रांची में मेरे जो 5 साल गुजरे हैं। और एक मैं विशेष बात कहूँगा, मैं आज भी जो बच्चे देख रहे हो, जिनके जो संयुक्त परिवार की अवधारणा जिनके दिमाग में नहीं है, मैं जब रहता था रांची में, तो मेरे पापा ने एक बात कहा था कि वहाँ की कोई बात यहाँ नहीं, कोई बात यहाँ नहीं, और यहाँ की कोई बात वहाँ नहीं। तुम जब वहाँ हो, वहाँ के हो, और यहाँ नहीं। ये सब नहीं कि पापा चाचा ऐसे बोल रहे थे और चाची ऐसे बोल रही थी, या मैं वहाँ जाके कहूँ कि मम्मी ऐसे बोल रही थी। नहीं, मेरे पापा का ये था। और मैं इतने सुखद माहौल में मेरे 5 साल कटे। वही मेरे मतलब क्या है, बचपन से जवान होने का समय था।
उसने मुझे दिल्ली जैसे बड़े महानगर में अकेले जाने के लिए तैयार करने वाला घर था, रांची वाला घर अशोक। अब एक और ख़ास मेहमान को हमने जोड़ा है। शायद आपको अचंभा होगा, लेकिन होना चाहिए, कभी कभी इस तरह के अचंभे भी ज़रूरी होते हैं। आप कुछ कह रही हैं, आप सुनिए और फिर बताइए कि आपकी मुलाकात कैसे हुई और इनकी भूमिका आपकी ज़िंदगी में कैसी है। अरे बाप रे, इनको भी जोड़ लिए हैं। इनफैक्ट जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी तो करोल, और चूंकि मैं दिल्ली में थी तो मुझे लगा कि ऐसा मतलब बहुत ठंड भी होती है दिल्ली में बेसिकली, तो मैंने अपने बूट्स वगैरह पहने हुए थे और नीलोत्पल जी को ये पता था कि ये लड़की यहाँ पे तैयारी करने आई है। मेरा स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन हो चुका था, मैं यूपीएससी के लिए वहाँ पे लीव लेके गई थी। तो हम रोड के इस पार उस पार खड़े थे। मैं सोच रही थी कि ये लेखक नहीं हो, मतलब ये नहीं होंगे, मतलब ही वॉज वेयरिंग ऑल दैट, और वो सोच रहे थे कि ये लड़की नहीं होगी। फिर हमने वो कॉल करके कंफर्म किया दैट टाइम, फिर मुलाकात हुई। हम एक रेस्टोरेंट में मिले थे एंड मोर ओवर कि हम दोनों एक दूसरे को जाने, मतलब मैंने इनसे, एक तो मेरे काजल पे इनका थोड़ा सा वो था कि आप आधा काजल क्यों लगाती हैं, दैट टाइम कि मैं आधा काजल लगाती हूँ, तो एक क्वेश्चन वो था जो उनको ये जिज्ञासा रही। मेरी भी एक स्टोरी थी जिसके विषय में बात हुई, और इनसे बेसिकली जो भी बात हुई ना, वो किताब पे कैसे, मतलब किताब पे रॉयल्टी कैसे वर्क करती है, और बाकी तो मोस्टली गाँव की बातें हुई कि उस पे ऐसा ही क्यों बनाया आपने। जनरली पात्रों पे चर्चा होती है, तो पात्रों पे, एक दो पात्रों पे चर्चा हुई थी। इनके गाँव जाके जो मुझे पहली बार, दूसरी बार और अभी भी जो अचंभे की बात लगती है कि इनके दोस्त हैं, जनरली इनसे बड़े हैं, और किस कास्ट के हैं मुझे आज तक नहीं पता, और वो सब घर में आते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, मम्मी ने उनको बहुत अच्छे से वो रखा है। मतलब द कास्टिज्म आई हैव सीन इन रीवा और अनूपपुर, वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलता है। हमको ये पता है कि दिन बंधु दोस्त है, हमको ये पता है कि ये भैया हैं, कृष्णा भैया हैं, सरनेम तो मुझे आज तक भी नहीं पता है। तो वो जो मतलब एक समरसता होती है, वो मैंने कहीं के गांव में नहीं देखी, ना मैंने रीवा में देखी, ना मैंने अनूपपुर में देखी, ना मैंने राजगढ़ में देखी, थोड़े टाइम में वहाँ रही। तो मुझे तो ये वाली जो बात है कि गांव कैसा होना चाहिए, दैट इज ये मेरी धर्म पत्नी है अनीता शर्मा जी, अनीता प्रभा शर्मा जी। नहीं तो कहेगा सास का नाम छोड़ दिया बीच में। प्रभा मेरी सासू माँ का नाम है, मतलब इनकी माता जी का, अनीता प्रभा शर्मा। तो ये पुलिस में है, और अक्सर मुझसे लोग कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि लेखक और पुलिस वाली से शादी कैसे, ये कैसे मेल बना, कैसे हो गया, है ना। तो मैं एक बात बता दूं ऑन स्क्रीन कि इन्होंने लेखक से शादी की है। मैं बकायदा लेखक था, ये जानती थी कि लेखक ही है ना। पता नहीं इसको रॉयल्टी कितना मिलता है, नहीं मिलता है। तभी तो शैलेश भैया को जानती भी नहीं थी, जो फोन पे पूछ भी ले, पूछताछ में होता है लड़का कहाँ रहता है, क्या काम करता है, रॉयल्टी कितना देते हैं, है ना। तो इन्होंने लेखक से शादी की थी। और कई लोग पूछते हैं कि अच्छा आप लोग में कैसे घर में माहौल कैसे, एक पुलिस वाली है। तो मैं उनको समझाता हूँ पुलिस वाली मतलब ऐसा थोड़ी होता है घर में आती है तो बेल्ट घुमाते हुए अंदर ही होती है या पिस्टल टेबल पर रख के पूछती है और लेखक आज क्या लिखा, सुनाओ, हम भी थके हुए हैं, कुछ कविता सुना। ऐसा नहीं होता है। हम लोग का इसलिए अच्छे से जीवन चल रहा है। वो पुलिस में है, मैं लेखक हूँ, यानी हम लोग दोनों एक दूसरे के काम में कोई सलाह नहीं दे सकते हैं, कोई अनुभव नहीं हम लोग के पास। मैं उसको पुलिसिंग नहीं सिखा सकता हूँ, वो मुझको एक अक्षर नहीं बता सकती है। इसलिए हम लोग सुखपूर्वक रहते हैं, ठीक ना। तो ये है, और ये एक संयोग है मेरे जीवन के। अभी शादी के हमारे तो 2.5 साल हुए हैं, लेकिन हम लोग परिचित और पीछे 2 साल से। लेकिन मैं गांव जो बोलता हूँ ना, ये शहर में रही, फिर नौकरी कर रही है भोपाल में। लेकिन मेरे लिए ये अच्छी बात है, ये किस्मत है मेरी कि मेरा जितना जुड़ाव है गांव से, घर से, उतना जुड़ाव इनका भी है। मुझे इनको नहीं कहना पड़ता है कि यार घर चलना है, 2 साल हो गए। ये अपने हर महीना कहती है कि प्रोग्राम करके डायरेक्ट भोपाल आ रहे हो, फिर जाने रहे हो घर, यानी पटना तक गए हो तो घर चले जाओ। और इनको तो चूंकि छुट्टी की बात है, पुलिस की नौकरी में तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे की नौकरी है। लेकिन फिर भी छठ में, पिछली बार अभी मध्य प्रदेश का चुनाव था, छठ के 1 दिन पहले काउंटिंग थी, तो रात को ये निकल के, इनके कुछ अधिकारी ने छुट्टी दी कि आप छठ में जाओ,
छठ बिहार में तो जरूरी है। तो छठ हो, होली हो, दशहरा हो, मेरा नहीं छूटता है। नहीं तो आजकल के दिन में शादी का मतलब आप समझते हैं? शादी का मतलब में लोग पहले बोलते थे कि बेटी विदा हो गई, अब शादी का मतलब आप एक बेटा खो दिए। ठीक है ना, ये भी एक मतलब होता है शादी का। हाँ। खाली बेटी विदा हो गई नहीं, बाप माँ एक बेटा भी खो देता है शायद। तो मेरे माँ बाप अभी खोए नहीं है, ये खुद गांव खुद भी जाती हैं और मुझे तो हर महीना खैर जाना ही है, कोई बात नहीं। तो ये एक विशेष बात है। और बाकी जो है कि खुद भी नौकरी में तो दबाव कम अच्छा है है। लेखक पर थोड़ा सा ये भी बात। नीलोत्पल, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। इन तस्वीरों को आप देखिए और बताइए कि कौन से लोग हैं। ये मेरी दादी और मेरी नानी है, और ये तो मेरे गांव का है, छठ घाट का। ये मेरे घर की तस्वीर है। किताब का प्रचार कर रहे हैं हम लोग दोनों पति पत्नी, मार्केटिंग। अच्छा। और मेरे चाचा जी थे, मेरे पापा, मम्मी मेरी, और मेरे पापा, मैं, मम्मी। ये बहुत दुर्लभ तस्वीर है, मेरे बहुत मुश्किल से आपको ये तस्वीर मिली होगी। मेरे साथ बाप में? के साथ तस्वीर नहीं है। मतलब बाप ऐसा अखाड़ा है, वहां लड़िए निकलिए वहां फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन वो मेरे भाई के शादी की तस्वीर है। एक बात है, मेरे मामा के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। चाचा के बारे में बताया, वो बहुत बड़े किस्सागो हैं, बहुत बड़े किस्सागो। मतलब मेरे जो उपन्यासों में जो कुछ पात्र होते हैं जो बड़े यूनिक निकल के आते हैं गांव में, उसके स्रोत मेरे मामा हैं। वो आएंगे घर में, दिन भर बैठेंगे, क्योंकि मैं नानी घर में मेरा अधिकतर समय था, और उसके बारे में सुनाएंगे। मतलब वो सुनाएंगे कि अभी जान ले का घटना बिल का, अरे फलना जो रहे ना, उसका पैर टूट गया। कहा हम कैसे टूट गया? कहा कि उसका गया घर वाला बंगाल, तो इसको माचिस का तिल्ली 2 को दे के गया 2 दिन का जलाने के लिए, उतना कंजूस है। तो जब इसका दोनों तिल्ली बुझ गया, तो माचिस उतारने के लिए बेंच लगा के ऊपर चढ़ रहा था, बस गिर गया, बेंच वाला उलट गया, बुढ़वा गोड़ टूट गया है। तो इस तरह का, तो आप सोचिए कंजूसी का वो इस लेवल का किस्सा वो कहानी सुना रहे हैं, तो वो मेरे कहानियों में आता है। तो वो मेरे मामा जी की भूमिका है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बैठ के मुझे पूरा परिवार, ये छोटू है, रुंडून, लेकिन आदमी यहीं से अपनी दुनिया लेकर खड़ा होता है और फिर आगे बढ़ता है। गांव से इधर। एक और तस्वीर है नीलोत्पल, ये बड़ी खास ये दिख रही है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। गणेश जी की प्रतिमा वो भेंट करें शायद आपको। जी, ये तस्वीर है, ये हाल ही में मैं मिलने गया था माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से। ये 2 बात इसमें खास है। एक है कि थोड़ा देखिए, लेखक क्या होता है, थोड़ा व्यवस्था विरोधी होता है। लेखक एक अस्थाई प्रतिपक्ष है, स्थायी प्रतिपक्ष, यानी पक्ष बदलते रहेंगे, लेखक का पक्ष नहीं बदलेगा, वो स्थायी प्रतिपक्ष होता है। पत्रकारिता भी वही करती है। तो इसके बावजूद मैं कहूँ कि मैं जब मिलने गया तो मुझे पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री ने किताब पढ़ी है, डार्क हॉर्स। अच्छा। ये मेरे लिए अविश्वसनीय बात थी, क्योंकि जो जोगी जी का ऑरा जो बनाया जाता है बाहर, जिस तरह से बहुत सख्त होंगे, और बुलडोजर बाबा, बुलडोजर में किताब सेल्फ में आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना। हाँ। आप बुलडोजर जब खड़ा कर देंगे तो उसके खांचे में आप किताब नहीं रख पाएंगे। लेकिन मैं मिलने गया और मैं बैठा हुआ था, और ये जब अंदर आए तो इन्होंने आते ही जो पहला शब्द कहा, और डार्क हॉर्स, और डार्क हॉर्स के नाम से ही इन्होंने मुझे संबोधित किया और फिर बिठाया। क्या बात। और ये मैं कह रहा हूँ कि मैं स्थायी प्रतिपक्ष अगर हूं तो ये बात छुपी तो नहीं रही होगी। आप किसी राज्य के और इतने लोकप्रिय सीएम से मिलने जा रहे हो, तो आप अपनी पहचान के बिना तो नहीं जा सकते। लेकिन बतौर लेखक और बतौर उन्होंने मुख्यमंत्री, उनकी उदारता ये थी, उन्होंने मुझे 1 घंटा बिठाया और मेरी किताब पर बात की। यानी पढ़ चुके थे, पात्रों पे बात की। कहा कि अरे वो जावेद वाला पात्र उसने मुझे इमोशनल कर दिया, और राय साहब तो मेरे जनपद के थे, और संतोष का भाई चयन हो गया, अच्छा हुआ। और फिर उन्होंने कहा मुखर्जी नगर में ऐसा ही संघर्ष है ना। मैंने कहा हाँ। कहा कि सब तो अपने जनपद के लगते हैं सारे छात्र। फिर उन्होंने कोरोना के टाइम पर छात्रों के संघर्षों की बात की, कैसे इन्होंने कोटा से छात्रों को लाया, बिहार के भी छात्रों को लाया। तो 1 घंटे कोई राजनीति नहीं, छात्र की समस्या और उपन्यास और लेखन, और मैं क्या कर सकता हूं बताइए हिंदी के लेखन। तो मैंने इनसे कहा भी कि महाराज जी, फिल्मों के प्रमोशन के लिए तो लोग मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, बड़े मंत्रियों के पास जाते हैं, और वो लोग जाते हैं सिनेमा हॉल में। आपको मौका लगे तो आप मंचों पर हिंदी की किताबों के बारे में बोलिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा। तो ये एक बड़ा मेरे लिए ये संतोष देने वाली बात है। हाँ। संतोष देने वाली बात थी, और लोगों के लिए जानने वाली बात है कि आप जिनको बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, वो साहित्य तो पढ़ ही रहे हैं,
नए दौर के साहित्य को पढ़ रहे हैं, नए युवाओं को पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। एक बात और, इन्होंने कहा कि मैं काशीनाथ सिंह को पढ़ता हूँ। मैं एक कोट कर रहा हूँ ये बात, मुझे पता नहीं ये कहनी चाहिए कि नहीं और ये जाएगी कि नहीं। बड़े लेखक इन्होंने कहा काशीनाथ जी को मैं पढ़ता हूँ, ये हमारे विरोधी विचारधारा के हैं, लेकिन मैं उनका प्रशंसक हूँ और मैं उनको पढ़ता हूँ। और लेखकों को पढ़ना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और मुझे आपकी भाषा में ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि आपकी भाषा में देशजपन है ना। वो हिंदी में जो अवधी भोजपुरी का जो पुट आता है, तो मुझे बहुत आनंदित करती है आपकी भाषा। यानी देखिए कि एक वो लेखक से लेखकीय परिधि में बात कर रहे थे। तो ये मेरे लिए ना, मेरा भी परसेप्शन बदला योगी जी के अचंभित हाँ, करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बाहर आके फिर लिखा भी सोशल मीडिया पर, और किसी के पक्ष और विपक्ष में लिखिए तो वो तो सोशल मीडिया पर तो एक झमाझम जो चलता है वो तो चला ही चला, लेकिन एक अच्छा अनुभव रहा मेरा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कि जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, अरे गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे, कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन क्या वो बात, क्या बात। सलोना रे। कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना। ये कुछ तस्वीरें हैं, गांधी जी धरना और विरोध इसमें इन दो दोनों के तस्वीरें हक हैं। में ये रहते थे। तस्वीर जो ये है, हाँ। सारी तस्वीरें आपकी वही हैं, धरने वाली, धरने विरोध प्रदर्शनी वाली। झारखंड की सारी तस्वीरें हैं। ये तो कोरोना के दौरान एक सड़क दुर्घटना के खिलाफ मैं सड़क निर्माण के लिए, देखिए सड़क की हालत, बैठा था तो 48 घंटे में फिर सड़क बनी, सड़क बनना तैयार हो गया फिर, और आज वो सड़क अच्छी सड़क है, बासुकीनाथ दुमका पथ, नोनीहाट पथ। ये तस्वीर जो है ये 24 साल पुरानी है। अच्छा, झारखंड तुरंत बना था, ये नवंबर में, झारखंड 15 नवंबर को बना था। एक महीने बाद ही दिसंबर की करीब तस्वीर है। मुख्यमंत्री आए थे मेरे गांव, बाबूलाल जी मरांडी जी। हाँ। तो उस वक्त मैं मंच पर था और मुख्यमंत्री आए थे, 24 साल पहले की बात है। मेरे गांव वालों ने कहा अब कुछ मांगो यार, अब मुख्यमंत्री आया, राज्य नया बना था, हर आदमी को उम्मीद थी। तो मैंने खड़ा होकर वो भाषण दिया था, और तब मैंने कहा था कि भाई झारखंड में बिजली, हम लोग तभी बिजली बिहार में बड़ा मुश्किल से हम लोग देख पाते थे ना, जब रंगोली आए तभी लाइन चले जाए, जब महाभारत रामायण चले तभी लाइन चले जाए, कृषि दर्शन जब चले तब लाइन आ जाए, गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश में लाइन आ जाए। तो वो दौर था। तो जब झारखंड बना तो हमने कहा बिजली, और ये सीएम साहब बैठे हुए, और ये क्या कहते हैं कि सड़क, स्कूल, अस्पताल। ये बात मैं 24 साल पहले मैट्रिक में मैं पढ़ रहा था, और तब मैं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब, जब लोग कहते लेखक, तो लेखक वो बीज मेरे दिमाग में चल रहा है कि समाज में समस्याएं क्या है। मैं छात्रवृत्ति के लिए खड़ा नहीं हुआ वहां अभी कि मुझे साइकिल चाहिए स्कूल में। तो ये गांव की समस्याएं थी, और बाबूलाल जी से उम्मीद थी। देखिए एक बात है ना कि बाबूलाल सेल्फ मेड नेता है, हाँ, संघर्ष करके आए हैं और मुख्यमंत्री बने थे। किस पार्टी से थे ये मायने नहीं रखता था, महत्वपूर्ण ये था कि एक आदमी साइकिल चला के राजनीति करके मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा, और वहां से उम्मीद थी। इसलिए हम लोग जैसे लोग मंच पे चढ़े हुए हैं बिना किसी रोक टोक के। आप देखिए ना, आज आप कोचिंग के टीचर बाउंसर लेके घूमते हैं, और हम मुख्यमंत्री के मंच पर 24 साल पहले खड़ा होकर बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए और देना होगा, है ना। तो ये वो दौर था बड़ा, मतलब आपने ना एक ऐसी यात्रा करवा दी कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि वहां से चल के और यहाँ तक आए हैं। चलिए, ये हमारा काम था कि आपके बारे में हम रिसर्च करें, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करें, फिर आपसे चर्चा करें, ताकि ऐसी बातचीत बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन यूं रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। नीलोत्पल मृणाल इस देश का एक ऐसा नौजवान जिसकी कलम में अजीब धार है, इकलौता अलहदा अपनी तबीयत का। जितने ये अनगढ़ लगते हैं उतने ही गढ़े हुए हैं, जितने अल्हड़ लगते हैं उतने सजग और सचेत हैं, और जितने गंवई लगते हैं उतने ही शहरी भी हैं। एक ऐसा इंसान है जो समूचा हिंदुस्तान है, और आज आप आए,
आपने बात की और हमारे शो के पहले मेहमान, इसलिए ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत बड़ा, खास और विशेष दिन है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर तो जितना खास है, उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि हिंदी लेखन की दुनिया में युवाओं को लेकर एक बड़ा कैनवास अभी खुलना बाकी है। खास करके मुख्य धारा के तरफ अगर हम देखें तो, चाहे वो मीडिया का मंच हो, चाहे वो राजनीति का मंच हो, सामाजिक विमर्श का मंच हो, वहाँ पर हम एक मुर्गा लड़ाई देखने के आदी हो गए। वहाँ पर लेखक क्या करता है, सबसे ज्यादा अपने समय की राजनीति पर नजर रखता है, अपने समय के सामाजिक परिवर्तनों पर नजर रखता है, अपने समय के सांस्कृतिक गति पर नजर रखता है, उस परिवर्तनों पर नजर रखता है, लेकिन उस लेखक पर कोई नजर नहीं रखता है। तो मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं, अपनी पीढ़ी के हिंदी के कुनबे की ओर से, अपने पूरे हिंदी के साथियों की ओर से, लिखने वालों की ओर से, कि आपने हिंदी के लेखक को अपने पहले एपिसोड में बुलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत ये जो जिंदगी है, हमारा यह शो आपको कैसा लगता है, आपकी राय की हमें प्रतीक्षा रहेगी। अब हमें दीजिए विदा, नमस्कार।